गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग को वेजिटेबल साइंस के अंतर्गत फ्रेंच बीन के बारे में पढ़ना है। और जहाँ तक फ्रेंच बीन की बात है तो इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे किडनी बीन भी कहा जाता है और इस सॉप बीन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे कॉमन बीन भी कहा जाएगा, ठीक है, कॉमन बीन भी कहा जाता है। और इसे हैरीकॉट HARI COT हैरीकॉट बीन भी कहा जाता है। तो कई नामों से जाना जाता है, जैसे एरिया और कार्य के आधार पर इसको एंड साइज के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए, फ्रेंच बीन की अगर बॉटेनिकल नेम की बात करें तो फैसियोलस वुल्गैरिस होती है और ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। इससे संबंधित कुछ क्रॉप्स हैं या इसकी कुछ वैराइटीज़ है या स्पीसीज हैं जो क्रॉस होती हैं, बाकी सभी सेल्फ पॉलिनेटेड होती हैं। फैमिली क्या होता है, फैबिएसी होता है। और क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 22 होगा और 22 होगा। इसके अलावा ये डिप्लॉयड स्पीसीज होगी। यहाँ पे लिखा गया है टेट्राप्लॉयड और मोनोसोमिक। तो इसका हमको आइडिया नहीं है कि टेट्राप्लॉयड में कौन कौन सी वैरायटी या स्पीसीज आती हैं। तो मोस्टली जो होता है, आप अगर याद करना चाहें तो जनरली डिप्लॉयड ही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि फ्रेंच बीन जो होता है ये सेम वर्गीय यानी जो सेम का पौधा होता है उस वर्ग का फसल है और इसमें रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की प्रचुरता होती है, अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ओरिजिन्स की अगर बात कर रहे हैं तो सेंट्रल अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। और अपने देश में कहाँ पे सबसे अधिक होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में होता है। सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें तो हल्की रेतीली और चिकनी दोमट भूमि अच्छी होती है। तो लगभग सभी जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन सब के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। हल्की रेतीली चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी होती है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात करें तो 5.5 से लेकर के 6 pH वाला टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है। बीज का अगर अंकुरण की बात करें तो 18 से 24 सेंटीग्रेड अंकुरण के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन फ्लावरिंग के समय टेम्परेचर 30 से अधिक होना चाहिए या 30 सेंटीग्रेड होना चाहिए, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 30 तक होना चाहिए मैक्सिमम। तो सोविंग टाइम की अगर बात करें तो इसको जो सोविंग है, मैदानी अगर क्षेत्र में आपको बोना है तो 2 बार बुआई कर सकते हैं। पहली बार आप सितंबर के अंत में कर सकते हैं, दूसरी बार जो है जनवरी व फरवरी में की जा सकती है। अगर पहाड़ी क्षेत्र यानी हिल एरिया में बोना है तो जुलाई में आप करते हैं। तो इस तरह से है। और इसकी जो वैरायटी होती है 2 तरह से होती है, एक बुश टाइप होती है यानी कि झाड़ी नुमा होती है, दूसरी पोल टाइप की होती है। यानी पोल मीन्स इसे किसी उसके सहारे किसी सहारे इसको ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है। बुश क्या होती है, एक झाड़ी नुमा होती है और ये एक जगह फैल के फलती है। और पोल जो होगी ये लंबी होती है और इसलिए इसको कहीं किसी डंडे के सहारे या रस्सी के सहारे किसी छप्पर या कहीं पे चढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, सीड रेट की अगर हम बात करें तो अगर झाड़ी नुमा है, अगर बुश टाइप है तो 70 से 75 किलोग्राम, अगर पोल टाइप की है तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इम्प्रूव वैरायटी जो है, इसमें इम्प्रूव वैरायटी पूसा पार्वती है, पूसा हिमलता है, लक्ष्मी है, अर्का कोमल है, पंतनुमय है, मालवीय है। तो अलग अलग वैरायटी हैं। और मेरा जहाँ तक अनुभव है इस फसल से बहुत कम क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, तो इसलिए हमको भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं इन वैरायटीज़ के बारे में। लेकिन यह इसमें एक वैरायटी को अगर ध्यान देना है तो अर्का कोमल से। अर्का कोमल की क्या खास बात है, इसको हिल एरिया में भी बो सकते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में बो सकते हैं, प्लेन क्षेत्र में भी बो सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये क्या है, पोल ये जो है आपकी बुश टाइप की वैरायटी है, यानी ये फैल के फरती है। तो आप ये एक हर क्लाइमेटिक कंडीशन या हर इन्वायरमेंट में फिट बैठती है, तो अर्का कोमल है। इसके अलावा अगर पोल की वैरायटी की बात करें तो इसमें अब कौन सी पोल वैरायटी है मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन एक पोल वैरायटी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है आपकी मुरंगई, ठीक है, MURNGAI मुरंगई। ये पोल वैरायटी है जो मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र की बात करें तो FYM 20 से 25 टन दे सकते हैं, नाइट्रोजन 40 किलोग्राम, फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम, पोटास जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। अगर यूज ऑफ हार्मोन्स, अगर कोई हार्मोन्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जिब्रेलिक एसिड का यूज कर सकते हैं। और 30 दिन के फसल
करने पर उत्पादन अधिक मिलता है। अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो इससे उत्पादन अधिक होता है। प्लांट प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो इसमें स्टेम फ्लाई लगता है, तो स्टेम फ्लाई लगेगा। इसके अलावा एंथ्रोनोज लगता है एंड पिकिंग ऑफ फ्रूट्स, इसके बाद पिकिंग ऑफ फ्रूट्स करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें फ्रूट फ्लाई की, ठीक है, तो इसमें अगर स्टेम फ्लाई की बात करें तो स्टेम फ्लाई में होता है क्या है कि जो फीमेल होगी, यानी जो इंसेक्ट फीमेल होगा, वो क्या करेगा कि पत्तियों को छिद्र कर देता है, उस पर अंडा देगा, छिद्र कर देगा, जिससे पत्तियां सूख जाती हैं। तो अगर इसका रोकथाम करना है तो मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे कर सकते हैं। एंथ्रोनोज में क्या होता है कि एंथ्रोनोज आप पिछले भी क्रॉप में पढ़े थे कि एंथ्रोनोज जहाँ पे लगेगा वहाँ पे करेगा क्या कि फफूंदी के कारण जो इसका है वहाँ पे धब्बे बनने लगते हैं, मीन्स ऐसा लगेगा कोई खुदुर दिया है उस चीज़ को, ठीक है, ब्राउनिश ब्लैकिश स्पॉट बनते हैं। तो ये आप इसमें यहाँ भी कोई फंगिसाइड यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर पिकिंग ऑफ फ्रूट्स की बात करें, कब तोड़ाई करेंगे, तो 55 से 60 दिन के बाद हम फसल की तोड़ाई शुरू कर देते हैं। अगर ईल्ड की बात करें तो 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमको मिल जाता है ईल्ड, ठीक है। तो फल के रूप में, हरी फल के रूप में, यानी हरी फली के रूप में हमको 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसके तो ओके, इसमें अब अगर कहीं डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा, क्योंकि और इसके लिए आप डायरेक्ट हेड सर से भी संपर्क कर सकते हैं अगर कहीं पे भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है। तो थैंक यू, ओके, धन्यवाद।